ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं गुप्तकालीन प्रशासन की। बात करते हैं तो गुप्तकालीन प्रशासन क्या है? राजतंत्रात्मक है, वंशानुगत है। राजतंत्रात्मक वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। गुप्तकालीन प्रशासन की बात करें तो कैसी व्यवस्था थी? गुप्तकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। गुप्तकालीन प्रशासन की बात करें तो ये राजतंत्रात्मक वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। ये चार्विक की बात हो रही है यहाँ पर। राजा महाराज धीराज परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण करता था। राजा सभी शक्तियों का केंद्र होता था, वो तो है ही। इस समय वेतन के रूप में भूमि अनुदान दिया जाने लगा था और जिससे सामंतवाद का विकास हुआ और शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया। विकेंद्रीकरण यानी बंटना, शक्तियों का बंटना। सम्राट के मंत्री यानी महासंधि विग्रह यानी युद्ध एवं शांति का मंत्री। ओहो हो, महा यानी महासंधि विग्रह यानी अब जो जहां पर भी जाए जो संध्या करवाए, ठीक है, संध्या करवाए यानी युद्ध एवं शांति का मंत्री होगा। महादंड नायक न्यायाधीश, दंड नायक है या दंड शब्द आते सीधा न्याय आता, बिल्कुल न्यायाधीश। महाबलाधिकारी, उस महाबलाधिकारी बल किसमें है? सेनापति में, बिल्कुल। चलो भाई आगे बात करते हैं। फिर आ गया आपके दंड पाशिक प्रमुख पुलिस अधिकारी होता था उसमें। महाअक्ष पटलिक यानी अभिलेख एवं राजस्व अधिकारी। विनय स्थिति संस्थापक हो गए आपके धार्मिक एवं नैतिक मामलों का प्रमुख। धार्मिक एवं नैतिक मामलों का प्रमुख हो गए भाई साहब। आगे बात करते हैं कर्णिक बाबू की बात करते हैं तो कर्णिक बाबू। अब दोस्तों आगे बात करते हैं साहब प्रांतीय प्रशासन क्या था। प्रांतीय प्रशासन भी उस समय की बात कर लेते हैं। प्रांतीय प्रशासन गुप्त काल में प्रांतों को विषय या मुक्ति कहा जाता था। गुप्त काल में प्रांतों को विषय या मुक्ति कहा जाता था, यानी गुप्त काल के अंदर प्रांतों को विषय या मुक्ति कहा जाता था। विषय या क्या कहा जाता था? मुक्ति। गुप्त काल में प्रांतों को विषय या मुक्ति कहा जाता था। गुप्त काल में प्रांतों को विषय या मुक्ति कहा जाता था। विषय यानी विधि या संभाग। विषय देखो, विषय का अर्थ होता विधि, विषय का अर्थ होता विषय, विधि, विषय का अर्थ होता विधि, संभाग। पेठ यानी तहसील, पेठ कि भाई कई पेठ दे, पेठ यानी तहसील, और ग्राम उसके नीचे होता था ग्राम, ठीक है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मुक्ति यानी राष्ट्र, विषय यानी राज्य। मुक्ति यानी राष्ट्र था, विषय यानी राज्य। आगे चलते हैं, आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं चार्विक की। देखो भाई आर्थिक स्थिति की बात करें तो गुप्त काल में विदेशी व्यापार में गिरावट आई। गुप्त काल में विदेशी व्यापार में गिरावट आई क्योंकि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। देखो साहब, गुप्त काल में विदेशी व्यापार में गिरावट आई क्योंकि रोमन साम्राज्य का क्या हो गया? अभी पतन हो गया। आगे बात करते हैं चीन एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार होता था, लेकिन ये व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। यानी चीन एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार तो होता था, परंतु ये वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था क्योंकि हमें भारत से एक भी विदेशी मुद्रा नहीं मिलती थी। चलो आगे बात कर लेते हैं। फाइयान ताम्रलिपि बंदरगाह द्वारा श्रीलंका होते हुए चीन आया था। यानी फाइयान था ना चीनी यात्री, तो ताम्रलिपि बंदरगाह द्वारा श्रीलंका होते हुए चीन आया। यानी श्रीलंका के मार्ग से भारत आया भाई। फाइयान के अनुसार भारत में कोड़ियों से व्यापार होता है। कोड़िया कहते हैं ना भाई, कई कोड़िया रे भाव लेवे है, तो बिल्कुल कोड़िया क्या थी? कोड़िया ये मुद्रा होती थी, कोड़ियों से व्यापार होता था। गुप्तकालीन सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। गुप्तकालीन सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। इनका प्रयोग उपहार धन संचय हेतु किया जाता था। इनका प्रयोग उपहार धन संचय हेतु किया जाता था। चांदी एवं तांबे के सिक्के के कम मात्रा, देखो चांदी एवं तांबे के सिक्के के कम मात्रा में मिलते हैं। मतलब चांदी एवं तांबे के सिक्के कम मात्रा में मिलते हैं। आगे बात कर लेते हैं। चलो, घरेलू व्यापार होता था। अब बात करते हैं सामाजिक स्थिति क्या थी भाई उस समय की। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होता था, अच्छी बात है। समाज 4 वर्णों में विभाजित था। जाति प्रथा का प्रचलन था। शूद्रों को वार्ता का अधिकार था। अस्पृश्यता थी, यानी छुआछूत वाली। वर्ण संकर जातियां गांव के बाहर रहती थी। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार कम था। आगे बात करते हैं कि गुप्तकालीन साहित्य में महिलाएं एवं शूद्र प्राकृत भाषा में संवाद करते थे। गुप्तकालीन साहित्य में महिलाएं एवं शूद्र प्राकृत भाषा में क्या करते थे भाई? संवाद करते थे, बातचीत करते थे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। विधवा विवाह को बुरा माना जाने लगा गुप्तकालीन में। वाह भाई, बाल विवाह एवं सती प्रथा, ओहो हो, गुप्तकालीन में बाल विवाह और सती प्रथा जैसी बुराई थी। सती प्रथा का पहला उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है। ओहो हो, पूछ सकते भाई साहब,
कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख मिलता है। एरन अभिलेख 510 ईस्वी, ठीक है। एरन अभिलेख 510 ईस्वी, ये आपको ध्यान रखना है। सेनापति गोपराज की पत्नी सती हुई थी। ओहो, सेनापति गोपराज जी और गोप जी की पत्नी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। गुप्त कालीन में सती प्रथा का प्रकोप था भाई। पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था। वाह भाई। इस समय आपद धर्म की अवधारणा, ओहो, गुप्त कालीन में आपद धर्म की अवधारणा क्या हुई? विकसित हुई या प्रसिद्ध हुई, ठीक है। मर्चकटिकम का नायक चारुदत्त ब्राह्मण था। देखो मर्चकटिकम बात करते हैं। मर्चकटिकम नायक चारुदत्त ब्राह्मण था, लेकिन वो व्यापार करता था। मर्चकटिकम, देखो मर्चकटिकम का नायक चारुदत्त ब्राह्मण था। मर्चकटिकम का नायक चारुदत्त ब्राह्मण था, लेकिन वो व्यापार करता था। क्या करता था? व्यापार करता था। चीनी यात्री हेंगसांग के अनुसार सिंध, कच्छ एवं मालवा में शूद्रों का शासन था। चीनी यात्री कौन था? हेंगसांग। चीनी यात्री कौन सा साहब? साहब चीनी यात्री था हेंगसांग। चीनी यात्री हेंगसांग के अनुसार सिंध, कच्छ एवं मालवा में शूद्रों का शासन था। चीनी यात्री हेंगसांग के अनुसार सिंध, कच्छ एवं मालवा में शूद्रों का क्या था? शासन था। आगे बात कर लेते हैं। इंदौर ताम्रपत्र के अनुसार क्षत्रिय घोड़ों का व्यापार करते थे। जो क्षत्रिय थे ना, वो घोड़ों का व्यापार करते थे। किसके अनुसार? इंदौर और ताम्रपत्र के अनुसार। किसका अनुसार? इंदौर और ताम्रपत्र के अनुसार जो क्षत्रिय थे वो घोड़ों का व्यापार करते थे। गुप्त काल में कलिवज्य की अवधारणा विकसित हुई। गुप्त काल में किसकी? गुप्त काल में कलिवज्य की अवधारणा क्या हुई? विकसित हुई। वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। क्या था? वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। वर्द वेश्यों को कुटनीनी कहा जाता था। वर्द वेश्यों को कुटनीनी कहा जाता था। चलेगा, आगे बात करते हैं धार्मिक स्थिति की। धार्मिक स्थिति, गुप्त शासकों ने भागवत धर्म को संरक्षण दिया। गुप्त शासकों ने किसको संरक्षण दिया? भागवत धर्म। गुप्त शासकों ने भागवत धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन गुप्त शासक सहिष्णु से, क्या थे? सहिष्णु से, ठीक है। आर्थिक स्थिति की बात कर रहा है। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्धन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति प्रदान की थी। यानी समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक थे मेघवर्धन। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्धन को बोध गया में विहार बनाने की क्या दी थी भाई? अनुमति दी। किसने दी? समुद्रगुप्त ने दी। कहां पर दी थी? श्रीलंका के शासक मेघवर्धन को। आगे बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का महासंधि विग्रह वीरसेन भगवान शिव का अनुयायी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का महासंधि विग्रह वीरसेन भगवान शिव का अनुयायी था। चलिए आगे बात करते हैं। उसने उदयगिरी के शिव मंदिर को बड़ा दान दिया। उसने उदयगिरी के शिव मंदिर को बड़ा दान दिया। गुप्त काल में भागवत धर्म के साथ साथ शैव धर्म, शाक्त धर्म, जैन बौद्ध धर्मों का विकास हुआ। गुप्त काल में भागवत धर्म के साथ साथ शैव धर्म, शाक्त धर्म, जैन बौद्ध धर्मों का विकास हुआ। आगे बात करते हैं। इस काल में हरिहर की मूर्ति, अर्धनारीश्वर की मूर्ति, कुंभ वाहिनी, यमुना, मकर वाहिनी, गड़ा, त्रिदेव, एकमुखी शिवलिंग, चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्तियां बनना आरंभ हो गई। देखो सर दर्शन का विकास भी इसी समय हुआ। चलेगा, आगे बात करते हैं। चलेगा, यहां तक हमने बात की थी, ये गुप्तकालीन चर्चाएं थी। अब बाकी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं। धन्यवाद।